Hello students, I am an SST teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about chapter second. Chapter second हमारा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें हमने इसके की पॉइंट्स जो थे वो पढ़ लिए थे। इंट्रोडक्शन इसका हो गया था। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात ये हम पढ़ रहे थे। और आज हम भारत और वन्य जीव संरक्षण इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगली क्लासेस में हम समुदाय और वन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाना और उनको इनकी श्रेणियों के अंदर किन के अंदर विभाजित किया जा सकता है और किसके द्वारा विभाजित किया गया है। ये किया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है ये, जो क्या करता है विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों के संरक्षण की स्थिति की निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है ये। तो ये जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रमुख जो है इनका संरक्षण प्रदान करता है जातियों को, प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण प्रदान करता है इनको। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से देश में इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना हुई फ्रांस के अंदर। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और इसमें जो श्रेणियां हैं जिसमें विभाजित किया गया है वो कौन कौन सी है। सामान्य जातियां कौन सी है, वे कौन सी होती है ये देखते हैं। वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, मतलब जो जातियां सामान्य रूप से अपने को दिखाई देती हैं वो क्या है, सभी जगह पे ये मिल जाती हैं। तो ये सामान्य जातियों में आती है। जैसे पशु है, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि, ये क्या है सामान्य जातियों में आते हैं। ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। संकटग्रस्त जातियां कौन सी होती हैं, जिन पे क्या है खतरा मंडरा रहा है, जो विलुप्त हो सकती हैं यदि इन पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जातियां कौन सी, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। तो इनका क्या है, जीवित रहना कठिन है। विषम परिस्थितियाँ क्या कौन सी होती हैं, या तो कहीं पे अत्यधिक ठंड हो रखी है या अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, तो उसके कारण क्या है वो प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बिठा पाते। तो उनके लिए वो क्या हो गई, विषम परिस्थितियाँ हो गई। और विषम परिस्थितियों में एक और भी कारण हो सकता है विषम परिस्थितियों का, कि अब जल्दी क्या है वनों की कटाई हो रही है। जैसे स्थानांतरित कृषि है वो भी इसका एक कारण हो सकती है, क्योंकि उनको क्या है, जो वन में रहने वाले जीव हैं तो उनको प्राकृतिक आवास चाहिए, वन वगैरह चाहिए। यदि वन नहीं होंगे तो फिर वो इधर उधर कहीं अपने घूम फिर नहीं सकते तो फिर वो क्या है धीरे धीरे उनका शिकार हो जाएगा, या उनको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा तो वो क्या है अपने आप है लुप्त हो जाएंगे। तो ये विषम परिस्थितियाँ होती है। तो इन जीवित जातियों का जीवित रहना कठिन है। ये कौन कौन सी जातियाँ हैं, जैसे काला हिरण है वो क्या है संकटग्रस्त जाति के अंदर आता है। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, ये संगाई मणिपुरी हिरण इत्यादि इन प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी है, तो उसमें यदि आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप ये इनका नाम लिख सकते हो। सुभेद्य जातियाँ कौन सी होती हैं, ये वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, मतलब कि
धीरे धीरे क्या है, ये कम हो रही है इनकी संख्या। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है। विपरीत प्रभाव वाली क्या है, परिस्थितियां रहती है तो इनकी संख्या क्या है, घट जाएगी। तो ये सुभेद्य जातियां हैं। सुभेद्य जातियों में कौन सी आ जाती है, ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़ है वो किस में आती है, इसमें सुभेद्य जाति में। एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। कौन सी जातियों के, सुभेद्य जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां कौन सी होती हैं, जो बहुत ही कम संख्या में है पाई जाती हैं, वो क्या है, दुर्लभ हैं। जिन्हें अब ऐसे नहीं हो जाता कि आप किसी से मिल रहे तो आपको कोई ऐसे बोल जाता है आपके दर्शन तो दुर्लभ हैं। तो दुर्लभ का मतलब बहुत कम दिखाई देना या बहुत कम रह गई हो, वो क्या है। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तन होती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ये दुर्लभ जातियां वो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। तो इन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्थानिक जातियां जो कि एक पर्टिकुलर स्थान में रहती हो, जैसे या तो कोई किसी राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में रहते हो, या किसी राज्य के ज़िले में या किसी गांव में रहती हो, तो वो क्या है, स्थानिक जातियां आती हैं। पर्टिकुलर एक स्थान पे रहने वाली जातियां, वो बाकी जगह नहीं पाई जाती है। सिर्फ एक प्रकार जो प्राकृतिक आवास उनको वहाँ पे उपलब्ध होता है तो उसी आवास में रहती हैं। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली, विशेष जो क्षेत्र हैं उनमें ही पाई जाती हैं ये जाने वाली जातियां अंडमानी, जो क्या है, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। इन जातियों के उदाहरण यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ हैं, उसके उदाहरण कौन से हैं, तो एक तो अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इनके उदाहरण हैं। लुप्त जातियाँ जो क्या है, अब पृथ्वी पर उनका अस्तित्व नहीं पाया जाता है, वो क्या है, लुप्त जातियाँ हैं। वे कौन कौन सी जातियाँ हैं, ये वे जातियाँ हैं जिनके रहने के लिए आवासों की खोज पर अनुपस्थिति पाई गई। जहाँ पहले वे रहते थे वहाँ पे अब नहीं पाए जाते हैं उनके। तो ये वे उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ये क्या है, लुप्त जातियों का नाम तब दिया जाता है जब वो पूरी पृथ्वी से ही गायब हो जाती है, तब ये लुप्त जाति की श्रेणी में आती हैं। पहले तो उनके बारे में ये देखा जाता है कि स्थान, किसी पर्टिकुलर स्थान पे यदि ये रहती थी जनसंख्या में ज़्यादा तो वहाँ पे देखा जाता है, वहाँ नहीं है तो फिर क्या है, प्रदेश में देखा जाता है, मतलब कि एक राज्य में देखा जाता है कि इस राज्य में कहीं पे भी है क्या। यदि वहाँ भी नहीं मिलती है तो देश में देखा जाता है कि हाँ ये देश में, अपने देश में है कि नहीं। फिर क्या है, ये पूरे महाद्वीप में देखा जाता है तो है कि नहीं, फिर वहाँ भी नहीं मिलती है, फिर पूरे विश्व में देखा जाता है, यदि वहाँ भी नहीं है तो इनको क्या है, लुप्त घोषित कर दिया जाता है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता इसकी अंदर आता है। एशियाई चीता अब क्या है, लुप्त हो चुका है। गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं। यदि लुप्त जातियों में आपसे यदि एग्जाम्पल पूछे तो एक तो हो जाएगा एशियाई चीता, और दूसरा कौन सा, गुलाबी सिर वाली बतख, ये हो जाएगा। तो एशियाई चीते के बारे में आपने यदि पता है तो आप बता सकते हो। एशियाई चीता कहाँ चला गया, एशियाई जो चीता है वो कहाँ चला गया। तो एशियाई चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, सबसे तेज चलने वाला था। इसकी रफ्तार कम से कम 115, 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला ये था। तो ये क्या है, लुप्त हो चुका है। इसकी क्या पहचान थी, कैसे ये दिखता था, इसके बारे में देखते हैं।
चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। चीता किसका है? बिल्ली परिवार का, क्योंकि बिल्ली के जैसा दिखता है, मतलब बिल्लियाँ अलग अलग रंग की होती हैं, उसी प्रकार बड़ा जो है वो बिल्ली परिवार में माना जाता है। चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, बिल्ली, भूरी, काली, ये सारी क्या है इसमें आ जाती है बिल्ली परिवार में। जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। तेंदुआ नहीं होता है भाई। तेंदुए जो आजकल देखते हो आप, वो क्या है? चीते नहीं हैं। चीते की विशेष पहचान होती है। क्या पहचान होती है? कि उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान, आँखों से लेके कहाँ तक? जो नाक तक क्या होती है? लकीरनुमा, ये जो इसकी होती है पहचान। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान देख सकते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण ये लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो ये जाति बहुत पहले लुप्त हो गई थी। 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी। भाई भारत के लिए लुप्त कब हो गई कि भारत में ये कब नहीं रही? 1952 के अंदर लुप्त घोषित कर दी कि हमारे यहाँ पे ये नहीं है। फिर एशिया से भी लुप्त घोषित हो चुकी है। आगे देखते हैं। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। भी प्रकृति है उसको क्या है? संसाधन के रूप में हम कैसे काम में ले रहे हैं, ये आप देखोगे। तो ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं प्रकृति के, इसमें जो फर्स्ट जो डायग्राम है ये देखो, ये कर्नाटक में पाए जाने वाला हेट्रोमेट्रस कालाएनसिस, ये जो बिच्छू का सा आपको साइन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाला ओकलैंडा ट्रथवंकोरिया गैम्बल, जिसका उपयोग चटाई और टोकरी बनाने में किया जाता है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। एम्बोलिका राइबीज, कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त औषधीय पौधा, ये आपके सामने जो दिखाए गए हैं। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाई, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष सीधे अपने को क्या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है, या फिर किसी न किसी रूप में वो आगे मॉडिफाई होके अपने पास में आते हैं। तो जिन्होंने वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए क्योंकि हम ही इनको क्या नुकसान पहुंचाते हैं। किस लिए? ये जो हम लकड़ी है, छाल है, पत्ते हैं, रबड़ हैं, दवाइयाँ हैं, भोजन है, ईंधन है, चारा इत्यादि इनसे प्राप्त करते हैं, तो इनका हम दोहन करते हैं, तो हम ही इसको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उपनिवेश काल में रेल लाइन, जब अंग्रेज़ों का जो शासन था उस टाइम क्या रेलवे लाइन हुई, तो पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो कृषि व्यवसाय यदि कृषि करोगे तो भी वन काट के वहाँ पे क्या है कृषि कर सकते हैं। पहले क्या है कि वन ही वन थे, फिर इनको क्या वनों को काट के कृषि करने लग गए। व्यवसाय, अब कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, वाणिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। इनका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है इनके कारण हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन्य संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, 1951 से लेके 1980 तक। अधिकतर जनजातियां क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित या झूम खेती अथवा स्लेश और वन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। तो जनजातियां हैं वो क्या है, भारत के मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि करती हैं, मतलब एक स्थान से वनों की कटाई की, फिर वहाँ पे क्या है दूसरे स्थान पे उसकी कटाई
यदि अगली फसल लेनी है तो अगले स्थान पे वनों की कटाई करके आगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वनों का निम्नीकरण हो जाता है, वन की कटाई होती जाती है। और इसी प्रकार स्लेश और वन खेती से निम्नीकरण हुआ है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? भी क्या सारा दोष उस पर ही मट दिया जाए? उपनिवेश काल के अंदर जो हुआ, हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण से भी पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हुई है। मतलब कि एक ही जाति के पेड़ लगा दिए कहीं, जहाँ पे क्या है कि साल ही साल के पेड़ लगा दिए कि हाँ इसकी लकड़ी से क्या है, लकड़ी का उत्पादन करके इनको बेच के अच्छी इनकम हो जाती है। तो फिर वहाँ पे क्या है, दूसरी जातियाँ हैं पेड़ों की, तो वो ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार जिससे आप देख सकते हो हरियाणा पंजाब के अंदर क्या है, गेहूँ या चावल ही चावल की खेती की जाती है, तो बाकियों की क्या है उपेक्षा हो जाती है, जिससे क्या है कि उनका उन पे असर पड़ता है। फिर वो क्या है धीरे धीरे क्या है लुप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार क्या है, उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से सागवान रोप दिए, क्योंकि वो क्या है उसकी लकड़ी महंगी बिकती है। तो उससे क्या है कि दक्षिणी भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों को नुकसान हुआ है। बड़ी विकास परियोजनाओं में भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जो बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं जो हमने चलाई स्वतंत्रता के बाद में, उन्होंने भी क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कैसे नुकसान पहुंचाया है वो देखते हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं ने वन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजना है, उन्होंने क्या है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4,000 हेक्टेयर 4 लाख हेक्टेयर से अधिक 40 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। इससे क्या है, ये वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण, जो खनन के द्वारा हम कोयला वगैरह कुछ भी जो भी खनिज प्राप्त करते हैं, तो उनसे क्या है कि नुकसान पहुंचता है। क्योंकि ज़्यादातर उन पे क्या होते हैं, वन या पेड़ पौधे या जीव जंतु वहाँ पे घूमते रहते थे। तो अब इनका क्या है, कटाई से, इनके खनन करने से उनको नुकसान पहुँचे। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट में खनन के कारण गंभीर खतरे में है। पश्चिम बंगाल का जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो खतरे में। इनसे कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिनमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका है। कई जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण पे रिसर्च करते रहते हैं, उनको बारे में नॉलेज होता है, वो क्या कहते हैं कि लकड़ी की कटाई और क्या है पशुचारण से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन है तो लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है। चारे के लिए तो टहनियाँ काटते हैं, ना कि पूरे पौधे को ही काट दिया, न कि पूरे पेड़ काट कर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश में मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। अब कोई तो कह देगा कि हाँ वन होना चाहिए यहाँ पे ये सारे ज़मीन के अंदर, लेकिन कोई कहेगा यहाँ इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। तो लोगों के लिए क्या है, अलग अलग मायने उसके कि हाँ वन, वो कहेंगे कि वन और कहीं लगाए जा सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। तो ये अलग अलग मायने हो सकते हैं। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें हम आगे का जो चैप्टर है वो जारी रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।